आप सही हैं, इसमें आपका कहना काफी नहीं है। इसका मतलब है कि यू नीड अदर प्लेयर्स टू बी ऑन योर साइड। और ये स्टेटमेंट लागू होती है मिस्टर पुतिन पर। पुतिन वांट्स एससीओ प्लेयर्स टू बी इन द टेंडम विद द इंटरेस्ट ऑफ रशिया। कहने का मतलब है कि एससीओ के प्लेयर्स सीधे तौर पर पुतिन के साथ तो है नहीं रशिया के वॉर में, लेकिन बिजनेस कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट की वजह से। लेकिन पुतिन चाहते हैं कि अब इससे ज्यादा की दरकार है, क्योंकि अगर पुतिन हैं तो आपके काफी सारे इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। तो अगर रशिया में क्राइसिस होता है तो पुतिन का पॉलिटिकल स्टेटस भी क्राइसिस में जा सकता है। सेंट्रल एशिया इज कंसिडर्ड एज द मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ मॉस्को। अगर इसी में से जो प्लेयर्स हैं वो अगर यूएस की तरफ टिल्ट होने लगे तो मुझे बताइए मेजर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होगा कि नहीं होगा? रशिया के लिए होगा। वैगनर की म्यूटनी के बाद पहली बार मिस्टर पुतिन इस समिट में दिखाई दिए, और जो रेगुलर एजेंडाज हैं एससीओ के, जैसे कि सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना है जी, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए साथ आना है जी, टेररिज्म को फाइट करना है, क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, और सिचुएशन जो अफगानिस्तान की इस पर भी नजर रखनी है। ये तो रेगुलर मुद्दे थे। लेकिन मिस्टर पुतिन का कहना था कि देखो सीधी बात, एससीओ जितना काम कर रहा है अब उससे ज्यादा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यानी कि ज्यादा इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ज्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। व्हाई मिस्टर पुतिन वाज स्ट्रेसिंग टू मच ऑन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? रीजन इज वेस्टर्न सैंक्शन। तो जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं, अगर इसको साइडलाइन करके अपने फेवर में चीजों को करते जाना है तो जाहिर सी बात है बिजनेस को बढ़ाना है। तो क्या बिजनेस बढ़ नहीं रहा? बढ़ तो रहा है। अभी हम आंकड़ों पर भी बात करेंगे। जरा एससीओ की इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। ग्लोबल जीडीपी का 30% एससीओ से आता है। तो एससीओ को हल्के में मत लीजिए। इसमें चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ईरान, ये सब देश हैं। इसके अलावा डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। तो जाहिर सी बात है 30% है जीडीपी का। ग्लोबल पॉपुलेशन का 40% है, यानी कि मार्केट है, कस्टमर हैं ये लोग, और लगातार बढ़ रहा है ये। तो एससीओ को हम इरेलेवेंट नहीं मान सकते या हल्के में नहीं ले सकते। एससीओ की रिलेवेंस हो सकता है आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ जाए। अभी काफी सारे जो स्कॉलर्स हैं वो इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? पुतिन कह रहे हैं कि देखो आप सबको एक चांस दे रहा हूं। चांस क्या? चांस ये है कि एससीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप यूएस का जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की जो टेंडेंसी है, जिसमें कि यूएस अपने ही तरीके से दुनिया को चलाना चाहता है, उसके अलावा आपको एक अल्टरनेटिव दे रहा है ये प्लेटफॉर्म। इस ग्रुप की आइडियोलॉजी है, मतलब ये कह सकते हैं कमिटमेंट है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि सभी शक्तियों को बराबर दावेदारी मिले। यहां पर पुतिन का कहना है कि यूएस के राज में कभी ऐसा नहीं होगा। सब पूछते हैं कैसे नहीं होगा? तो कहते हैं कि देखो यूएस जब सैंक्शंस लगाता है, क्या बाकी यूरोपियन देशों से पूछता है? नहीं। कितने सारे सैंक्शंस, फॉर एग्जांपल ईरान, ईरान तो एससीओ में बैठा है। तो ईरान कहता है बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर पुतिन, ऐसा ही होता है। इसका मतलब यह है कि यूनिलेटरल एक्शंस करता है यूएस, और इतनी ज्यादा डिपेंडेंस दूसरों के साथ कनेक्ट करके रखता है, दूसरे निर्भर रहते हैं यूएस पे, कि फिर उनको यूएस के सुर मिलाने पड़ते हैं। यूनिक बात यह है एससीओ की, इसमें कई ऐसे नेशंस है, फॉर एग्जांपल इंडिया, जो क्लियरली कहते हैं कि देखो रशिया हम आपके साथ तो नहीं है इस यूक्रेन वॉर में, लेकिन आपके खिलाफ भी नहीं है। यानी कि हम एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखते हैं, और यूएस के होते हुए भी, यूएस के इतने प्रेशर के होते हुए भी फिर भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखना, रशिया इसको रेस्पेक्ट करता है। राइट? नॉट सपोर्टिंग वॉर, लेकिन रशिया कहता है बिजनेस तो करोगे ना, और बिजनेस अपने इंटरेस्ट के लिए करोगे, केवल इसके इंटरेस्ट के लिए थोड़ी ना। हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट से रशिया और इस एससीओ के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहता है, एंड दैट इज क्वाइट फाइन, क्योंकि ऐसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलती है। नाउ सबसे पहला पॉइंट तो है सेंट्रल एशिया, क्योंकि एससीओ नाम में शंघाई है, क्योंकि 2001 में शुरुआत शंघाई से हुई थी, चाइना से हुई थी, लेकिन इसमें ज्यादा मेंबर्स कहां के हैं? सेंट्रल एशिया के हैं। सेंट्रल एशिया क्रूशल है रशिया के लिए और चाइना के लिए, दोनों के लिए। लेकिन चाइना के लिए वो एक मेजर इकोनॉमी है, एक रूट है टू कनेक्ट यूरेशिया। राइट? लेकिन रशिया के लिए सेंट्रल एशिया केवल इकोनॉमी नहीं है, रशिया के लिए सेंट्रल एशिया है एक चांस टू प्रूव कि हम अभी भी रिलेवेंट हैं, हम एक ग्रेट पावर हैं। तो ग्रेट पावर बने रहना है तो सेंट्रल एशिया में अपने दबदबे को कायम रखना होगा। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सीएसटीओ, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, इसमें रशिया एक्टिव रहता है, और रशिया चाहता है एससीओ के प्लेटफॉर्म पर ये फर्दर एक्टिवेट होते रहें।
तो रशिया मेजर रोल यहां पर चाहता है, तो ऐसे में ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर अफगानिस्तान से जैसे यूएस गया, तो कुछ पर्सपेक्टिव ये कहते हैं कि शायद यूएस के लिए अब सेंट्रल एशिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि सेंट्रल एशिया नेचुरल रिजर्व्स पाए जाते हैं, कजाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए, नेचुरल गैस, यूरेनियम एटसेट्रा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी लोकेशन है। अगर जियोपॉलिटिक्स में आप, अगर वेस्टर्न साइड से कहूँ, अगर आप रशिया को थ्रेट मानते हैं, तो रशिया की सॉफ्ट वैली कहाँ है? सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में अगर वेस्ट या चाइना दोनों ट्रेड के लिए आकर मिलते हैं, ट्रेड के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है ट्रेड जहां पर आप मजबूत कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस दूसरे की भी आप पर बन जाती है, तो फिर आप मिलिट्रली भी अपने साथ उसको लाने लगते हैं, क्योंकि भाई ट्रेड की सुरक्षा के लिए आपको सिक्योरिटी, फिर आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है, सिक्योरिटी पैक्ट बनाने पड़ते हैं। रशिया को एक बात पता है कि यूएस का अभी फोकस अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर ताजिकिस्तान और ये एरिया पड़ता है, इस पर शायद नहीं है। यहां पर रशिया का कहना है कि अफगानिस्तान में अनस्टेबिलिटी का सीधा इंपैक्ट सेंट्रल एशिया पर होगा और आसपास के देशों पर होगा, यानी इंडिया का भी यही कंसर्न है, सेंट्रल एशियन नेशंस का भी ये कंसर्न है। तो हम कहते हैं कि ठीक है, इस मामले को हम यहां पर टेकअप करते रहेंगे। अब आपको क्या लगता है कि इन कारणों से एससीओ रिलेवेंट है कि भाई चाइना अपना ट्रेड बढ़ा देगा और रशिया से कहेगा कि देखो वेस्टर्न सैंक्शंस तुम्हारे खिलाफ है लेकिन हम तुम्हारे साथ ट्रेड कर रहे हैं, या इंडिया को डिस्काउंटेड रशियन ऑयल प्राइस मिल जाएगा? अरे ये काम तो बायलैटरल भी हो जाते हैं। बायलैटरल का मतलब है सीधा रशिया चाइना, रशिया इंडिया, इस वजह से भी हो जाते हैं। तो एससीओ फिर किस लिए और ज्यादा रिलेवेंट बन जाता है? ये बन जाता है अल्टरनेटिव नैरेटिव्स को क्रिएट करने के लिए। वर्ल्ड में क्या चीज सही मानी जाती है, ये मीडिया किस तरीके से कवर करती है, कितने सारे नेशंस आपके फेवर में हैं, ये इससे निर्भर होता है। एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको मौका देते हैं कि कई सारे देश वो बात बोलें जो वेस्ट नहीं बोल रहा, यानी कि वेस्ट के काउंटर में कई पर्सपेक्टिव्स निकल कर आए, जैसे कि डॉलर का वेपनाइजेशन। ईरान भी भुक्तभोगी है, रशिया भी भुक्तभोगी है, और नुकसान तो कितने सारे देशों को हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, राइट? तो अगर ये वो बातें करेंगे तो एससीओ के जो मेंबर नहीं है वो भी इनकी बातों को अगर सही मानेंगे, तो मुझे बताइए अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव निकल कर आएगा कि नहीं आएगा? और जियोपॉलिटिक्स का रोल है, जितने ज्यादा आप रिलेवेंट हैं उतना ज्यादा आप पावरफुल बन सकते हैं। तो लेजिटिमेसी लानी पड़ेगी, यानी कि वैधता लानी पड़ेगी, और वैधता के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है। ईरान को अब मेंबरशिप मिलना आपको नहीं लगता बड़ा सटीक समय है? कई सालों से ईरान लगा हुआ था फुल मेंबरशिप के लिए, राइट? तो ये अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव चेंज करेगा वर्ल्ड के नैरेटिव को। ये मेंबर नेशंस है, और अब जरा एक एक नेशन से शुरू करते हैं। अभी सेंट्रल एशिया का आपने ओवरऑल देखा, अभी मैं कजाकिस्तान का लास्ट में एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे उसका रुख अब बदल रहा है। चाइना, चाइना और रशिया कह रहा है अरे हमारी रिलेशनशिप तो नो लिमिट्स है, कोई लिमिट ही नहीं है हमारे रिलेशनशिप में। अब इसके तीन मुख्य डायमेंशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहला तो है एनर्जी। रशिया को चाहिए कि कोई मेरी एनर्जी खरीदे, कारण एम्बार्गो लग गया, यानी कि रोक लग गई ऑयल सेल पे, प्राइस कैप लगा दिया क्रूड ऑयल पे। अब स्विफ्ट जो है जिसका इस्तेमाल होता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, उस पर डिनाई कर दिया कि भाई रशिया के साथ जो बैंक्स कनेक्टेड हैं दे शुड एक्चुअली अब्सॉल्व देयर ट्रेड विद रशिया। कितना जो रशिया का सेंट्रल बैंक है उसके जो फॉरेन नेशंस में एसेट्स थे उनको फ्रीज करा दिया गया। तो रशिया को तो नुकसान ही नुकसान था। अब रशिया को नई कमाई जो करनी है, तो ऐसे में चाइना जैसा पार्टनर चाहिए था। खरीद कौन सकता है? जिसके पास पैसा हो। नहीं, पैसा तो हो सकता है बहुत लोगों के पास हो, जिसके पास रेगुलर डिमांड हो। रेगुलर डिमांड होगी तो बहुत कुछ कंज्यूम लगातार करता रहेगा और सस्टेन डिमांड बनाकर रखेगा। और मुझे बताइए, चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट लेड है कि नहीं? और एक्सपोर्ट लेड है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है, तो उसको तो एनर्जी की जरूरत है ना। और इसी वजह से देखिए, हमने देखा कि 30% का राइज हुआ इनके ट्रेड में, रशिया चाइना के ट्रेड में 30% का राइज इस समय में। तो एक तरीके से चाइना ने दिखा दिया कि देखो तुम्हें जरूरत थी ना, तो देखो तुम्हारे साथ इतना ट्रेड हमने बढ़ा दिया है। एग्जाम्पल देखिए, $50.6 बिलियन वर्थ ऑफ क्रूड ऑयल खरीदा गया है रशिया द्वारा मार्च टू दिसंबर लास्ट ईयर में। $50.6 बिलियन। कोल के इंपोर्ट में 54% का सर्ज, और नेचुरल गैस में तो 155% का सर्ज। 155% ज्यादा नेचुरल गैस रशिया से खरीदी है। तो रशिया भी थोड़ा ऐसा दिखा रहा है वर्ल्ड को, यूएस को, देखो तुम्हारे वेस्टर्न सैंक्शन से क्या ही हो रहा है, देख रहे हो हमारे पास ऐसे ऐसे बायर हैं, इतना ज्यादा हमने ट्रेड बढ़ा दिया है। अब यहां पर दो कंपनी है, गैसप्रॉम और चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। गैसप्रॉम इज फ्रॉम रशिया, तो यहां पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई 25 साल तक आपकी सप्लाई यहां से बनी रहेगी। तो एक तो होगा एनर्जी सप्लाई वाला डायमेंशन, सेकंड है रिप्लेसिंग वेस्टर्न सप्लायर्स। अब
कितनी सारी वेस्टर्न कंपनीज जो हैं वो रशिया से बाहर आ गई और रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर रही। अब रशिया की अपनी इंडस्ट्रीज को अगर चलना है तो उन्हें छोटे छोटे कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, तभी तो आप अपनी फैक्ट्री में कोई फाइनल गुड बनाएंगे। मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बेस मेटल्स है, व्हीकल, शिप, एयरक्राफ्ट, कितने सारे छोटे छोटे कंपोनेंट हैं। तो ऐसे में मजा किसका आ गया? चाइना का आ गया। चाइना कह रहा है अरे कुछ कंपोनेंट तो हम बनाते हैं और क्योंकि अब डिमांड बन गई है तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, कुछ हम अपनी कंपनी से अब बनवा देंगे। तो ऐसे में चाइना और रशिया एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में आ गए हैं। चाइना का तो मजा आ गया है। जैसे अब कार सेक्टर की बात देखिए, 10% से 38% बढ़ गया है। वेस्टर्न ब्रांड बाहर गई तो चाइना की जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने मार्केट कैप्चर कर ली। रशिया की 38% का राइज हुआ है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में 95% मार्केट शेयर चाइना ने ले लिया है। आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? मतलब ठीक है चाइना काम आ रहा है रशिया के, लेकिन अगर इतना ज्यादा एक्सपेंशन वो कर लेगा इनकी इकोनॉमी में तो आगे कहीं ऐसा ना हो कि चाइना अपने लेवरेज के लिए इसका इस्तेमाल करे। तो सेकंड हो गया मैन्युफैक्चरिंग वाला, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो चाइना से मिल रहे हैं अब रशिया को। थर्ड है आपका यूएस डॉलर का अल्टरनेटिव। इससे तो बहुत ज्यादा परेशान है रशिया, भी परेशान है, दुनिया के कई सारे देश परेशान है। तो ऐसे में जैसे ही कट ऑफ हुआ तो उन्होंने कहा चलो ठीक है अब हम अल्टरनेटिव निकालेंगे। तो रशियन कंपनीज ने युआन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर दिया है इन ट्रेड विद चाइना। तो इसमें फायदा चाइना को भी है और उनको भी हो रहा है, राइट। जैसे कि 48% जंप हुआ है जो रशिया के पास फॉरेन करेंसी मार्केट है, यानी कि रशिया के पास जो फॉरेन करेंसी मार्केट है उसमें मात्र 1% था युआन, चाइना का युआन। जनवरी की बात है 2022 की। नवंबर तक ये आंकड़ा 48% हो गया। कैसे हो गया? अरे सीधी बात है ना, जब रशिया की कंपनीज लेन देन ही युआन में करेंगी तो युआन तो उनके पास बढ़ेगा ही, है कि नहीं? युआन तो रखना ही होगा। इंडिया की बात करें, रशिया इंडिया का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। पहला है यूएस, देन चाइना, देन यूएई, देन सऊदी अरब। और इंडिया और रशिया का ट्रेड भी इस दौरान बढ़ना ही था क्योंकि भाई हमने कोल, आपका क्रूड ऑयल, इसको बढ़ाया है, वहां से लिया है। 44.4 यूएस बिलियन डॉलर के आसपास का भी आंकड़ा है हमारा रिकॉर्ड लेवल का। इंडिया कंसिस्टेंटली इंडिपेंडेंट कोर्स रखे हुए है, ना तो हम मिस्टर पुतिन के हिसाब से चलेंगे ना यूएस के हिसाब से चलेंगे, हम अपने देश की अपनी ऑटोनॉमी रखेंगे। तो रशिया ने भी इस बात को रेस्पेक्ट किया है कि ठीक है भाई। और देखिए ये वैसे भी जरूरी है क्योंकि जो एक साइड होता है ना वो अपने अपने इंटरेस्ट दूसरे साइड से नहीं पूरा कर पाता। और दूसरी बात, अगर कोई मेजर कन्फ्रंटेशन हो जाए तो ऐसे में जो दोनों तरफ संबंध रखता है वो एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए भी कर सकता है। आप खुद ही सोचो, अगर एससीओ में सबके सब वो बैठे रहते जो कि यूएस के बिल्कुल अपोजिट हैं, जैसे ईरान, जैसे रशिया, जैसे चाइना फिलहाल, तो अगर कन्फ्रंटेशन हो रहा है तो क्या एससीओ के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कोई वो ब्रिज को बिल्ड करने के लिए कर सकते थे? नहीं। लेकिन इंडिया ऐसा, रिलेशन यूएस के साथ भी अच्छे हैं, उधर रशिया के साथ भी अच्छे हैं, तो रशिया तो चाहेगा भाई ऐसे भी साथ होने चाहिए, राइट। क्योंकि अगर क्राइसिस बढ़ा तो पॉलिटिकल क्राइसिस मिस्टर पुतिन के लिए भी आ जाएंगे। तो बीच में बैक चैनल से कई सारे सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, राइट, बीच बीच में। रशिया की जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हमारे एडटेक सेक्टर में हो सकता है। तो ऐसे में उनके स्टार्टअप्स हमारे स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो एससीओ के प्लेटफॉर्म के साइडलाइंस पर, और एससीओ में भी इस पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो एक एंगल है ना एससीओ का, तो उसी में इंडिया की कंपनीज और रशिया की कंपनीज आर टाइंग अप। सो दिस इज वन फैक्टर। आप सबको पता है कि कोविड के बाद से तो ऑनलाइन एजुकेशन में कितना बूस्ट आया है, तो ऑन एजुकेशन वोकेशनल सर्विसेज में कोलैबोरेशन है। इसके अलावा स्मार्ट ग्रिड्स, जो आपके घर पर इलेक्ट्रिसिटी आती है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है। तो ऐसे में रशिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वी कैन कोलैबोरेट, शेयर बेस्ट ऑफ आर टेक्नोलॉजीज, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, रेलवे सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। रेलवे सिस्टम में तो एक बहुत जबरदस्त न्यूज़ है, यहाँ पर जो कंसोर्टियम है, यानी कि हमारे देश की रेल विकास निगम लिमिटेड और यहाँ पर जो इनका ट्रांसमेंस होल्डिंग है, तो दोनों के संयुक्त उपक्रम को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वंदे भारत एक्सप्रेस 120 सप्लाई करनी है, राइट, 1.7 यूएसडी का कॉन्ट्रैक्ट है। शिप बिल्डिंग और स्पेस इंडस्ट्री में भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। आप सबको पता है इससे पहले हम डिफेंस वाले सेक्टर में ज्वाइंट प्रोडक्शन कर चुके हैं, जैसे कि ब्रह्मोस है, लेकिन अब हम इन एरियाज में को प्रोडक्शन में एंगेज कर रहे हैं। यहां पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि देखो यहां पर रशिया और इंडिया के बीच में जो ज्वाइंट कोलैबोरेशन है, प्रोडक्शन है,
वैसा वेस्टर्न कंपनी, यूएस की कंपनीज हमारे साथ नहीं करती। यूएस की कंपनीज को तो मतलब इस तरीके से रहता है कि देयर टेक्नोलॉजी इज 10 ईयर अहेड एंड दे आर सेइंग कि ओ हम ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी रिलीज हो जाएगी तो हमारे पास लेवरेज नहीं रहेगा, और लेवरेज है तो वही हमारी पावर है। लेकिन रशिया और इंडिया के बीच में जो डायनामिक्स हैं को प्रोडक्शन के, वो वैसे नहीं है। तो ऐसे में एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म हमारे लिए जरूरी हैं जिससे इन मुद्दों पर बात हो सके। चेन्नई और व्लादिवोस्तोक, चेन्नई एंड व्लादिवोस्तोक दोनों पोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है इस रूट को ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। समय कम लगेगा, व्यापार ज्यादा हो पाएगा। ईरान का तो कहना था पुतिन हमें तो कब से तुम्हारा इंतजार था, हम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं इस टाइम पर करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, राइट। ईरान तो बिल्कुल फिट बैठता है डायनेमिक्स में। पुतिन को जरूरत है ईरान जैसे देशों की कि देखो तुम भी परेशान हो इनके सैंक्शन से, हम भी परेशान हैं, तुम पर भी यूनिलेटरल सैंक्शंस लगा रहे हैं, तुम्हारे डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरवीन करना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तुम्हारे लिए। ईरान कह रहा है बिल्कुल हूबहू यही तो प्रॉब्लम है मेरी। पुतिन कह रहा है हमारी दोनों की एक ही प्रॉब्लम है, क्या, यूएस। तो ऐसे में एससीओ में आना है, मुद्दों को उठाना है और एक साइकोलॉजी शिफ्ट करनी है वर्ल्ड की, कि जो वेस्टर्न मीडिया शो कर रहा है, जो यूएस की पॉलिसीज को अच्छा दिखा रहा है, हर चीज वो नहीं है। जिसको वो विलेन बता रहा है हो सकता है वो विलेन ना हो, राइट। टर्की, टर्की का आपको बताया इससे पहले S-400 सैंक्शंस लगा रखे थे, मतलब S-400 जो कि रशिया का है, रशिया से टर्की ने लिया, जबकि टर्की नेटो का पार्ट है। तो यूएस वाज लाइक यार नेटो का पार्ट हो टर्की, तुम्हें तो बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी हम वैसे भी देंगे जो नॉन नेटो मेंबर्स को अलाउ नहीं है, तो फिर तुम उनसे क्यों ले रहे हो। टर्की कह रहा है अपनी मर्जी है, हम रशिया के साथ बनाकर रखना चाहते हैं। अब टर्की ऐसा चाहता क्यों है। टर्की भी यहां बैलेंसिंग गेम खेल रहा है। टर्की को पता है कि देखो भाई उसका जो खुद का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उसको रिजॉल्व करने के लिए रशिया के साथ बिजनेस इज गोइंग टू हेल्प, राइट। तो ऐसे में दे आर डूइंग देयर ओन पॉलिसी, राइट। यूएस ने भले ही सैंक्शन लगाए लेकिन फिर भी अपना इनसे S-400 लिया। तो ऐसे में टर्की ये भी चाहता है कि देखो अगर यूएस की पावर डिक्लाइन में है तो ऐसे में उसके काउंटर में जो डिक्लाइन में काम आएगा तो उसके साथ तो भाई साथ बनाकर रखना पड़ेगा। प्लस आर्कटिक का रूट जैसे ही ओपन होगा वहां पर रिजर्व्स मिलेंगे और उस रूट का ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो नियर फ्यूचर में रशिया इज गोइंग टू बी, यू कैन से, रशिया का फ्यूचर चेंज हो सकता है। तो भाई जिसका फ्यूचर बदल सकता है उसके साथ तो संबंध बनाकर रखने पड़ेंगे ना। तो ऐसे में इकोनॉमिक एंगल भी है, फ्यूचर जियोपॉलिटिकल एंगल भी है, इस वजह से टर्की जो है अलायंस बनाकर रखता है। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि एससीओ ठीक शेप में है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, ग्रुप की बात करते हो, तो माना जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ इसके मेंबर्स के साथ होने में है। लेकिन यहां पर चाइना इंडिया, इंडिया पाकिस्तान, इनके बीच के इश्यूज, क्या ये देश मिलकर इसको रिजॉल्व करा पा रहे हैं, नहीं करा पा रहे हैं, तो दिस इज बैड इंडिकेशन, राइट। इसके अलावा कजाकिस्तान में ने भी साइन शो करे हैं कि देखो भले ही आज से पहले हमें रशिया का बहुत खास माना जाता था लेकिन अब हम उतने खास नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट को लेकर वहां पर वार्ता स्थापित करनी थी, अब उसमें रशिया भी एंगेज होना था, तो इन्होंने कह दिया नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, राइट। प्लस यहाँ पर जो एनुअल इकोनॉमिक फोरम होना था सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, उसमें शामिल नहीं हो रहे यहाँ के प्रेसिडेंट। तो अगर यहाँ के प्रेसिडेंट जो रशिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोरम, वहां पर नहीं जा रहे रशिया में, तो क्या मजाल आपकी, आप जो है मतलब इतना बड़ा ऑफर और इतना बड़ा जो प्रायोरिटी है पुतिन के लिए उसको ठुकरा रहे हो। ऐसे नहीं ठुकराया जाता ऑफर, पीछे कोई ना कोई है, कौन है। तो इनको लगता है कि शायद वेस्ट इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एससीओ के प्लेटफॉर्म को जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं विद इन एससीओ, जैसे इंडिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, तो इनको एक्चुअली मैनेज करने के लिए भी यूज किया जाता है, राइट, जा सकता है। और प्लस जो सेंट्रल एशिया पर अपनी सॉफ्ट पावर बनाने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को समझना चाहिए, यही एक प्लेटफॉर्म है जो केवल तुम्हें फोकस करके बनाया हुआ है, राइट। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एससीओ इन बैकड्रॉप ऑफ करंट ग्लोबल सिनेरियो। तो इस टॉपिक के डिस्कशन से आपको पॉइंट्स मिल गए होंगे। आपका क्या मानना है कि एससीओ में अभी जो मेंबर्स हैं इसके अलावा किसको फुल मेंबरशिप मिलनी चाहिए, बताइएगा आप अपने कमेंट्स में। ये पीडीएफ मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, शशांक त्यागी फॉर यू, और ये इंस्टाग्राम आपको पता ही है, और त्यागी लाइव आपका डिस्काउंट कोड है। 2024 के लिए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए।